कामिनी निर्विकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती थी। कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज। कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। कामिनी के कानों में अचानक से बेटी और नातिनी की आवाज़ गूंजने लगती है, पर नजरें उठाकर देखती है तो साए साए करता हुआ उदास कर खाने को तोड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामिनी के अंतर मन की तरह। कामिनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए कामिनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर उन्हें स्वीटी की याद आ गई। एक हुक्क सी उठी भीतर से जो कि उनकी आंखें भी भिगो गई। बिल्कुल नीरू पर गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कामिनी बालकनी में रखी हुई आराम कुर्सी पर आंखें मूंदकर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनत्व से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, कामिनी अचकचाकर बोली। दूसरी चाय बना दूँ दीदी? कामिनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है? रीमा वर्षों से कामिनी के पास में ही काम करती थी। भरी भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं रे, कामिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास किया। बेटी तो होती ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसे योग्य दामाद और नातनी का सुख लिखा है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर भी ढूंढती तब भी मैं ऐसे दामाद न ढूंढ पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफ़ी बना दे। रीमा को कॉफ़ी का कहकर कामिनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी थी। बंद आँखों के सामने अतीत के चलचित्र की भांति संजीव हो उठा। ये बात जब की है जब मैं बीए फाइनल ईयर में थी। एक के दिन पापा ने फाइनल ईयर में थी कि एक दिन आकर पापा ने कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। कामिनी, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात को सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी तो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी। पर जब पापा से कहा तो वह दो टूक जवाब सुना दिए। देखो कामिनी, मैं तुम्हारा कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी के रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसीलिए बात बनी है, वरना उसके घर में लड़की वालों की तो लाइन लगी हुई है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद है कि बचपन के वह दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दोनों बहनें ही थी पर पापा ने कभी भी हमें बेटे से कमतर नहीं माना। पर आज पापा अक्सर कहते थे कि देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। मैं इन्हें IAS ऑफिसर बनवाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की बहुत ही जल्दी थी। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो शायद ये भय उनकी डिप्रेशन का कारण बन गया और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की पर पापा डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विकास अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आया उसी ही दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं ख़त्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना आनंद फानन में हुआ कि सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिला। वैसे तो विकास मुझे भी पसंद आया। लंबा कद और गोरा वर्ण और उसका शायराना अंदाज।
अब मेरे सपनों में था विकास और सिर्फ विकास। मेरे पापा से सारी शिकायतें भी रफ़ा दफ़ा हो गई। मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच लड़कियों में भी बड़ी अजीब होती हैं। उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं। सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कर देती हैं। प्रेम के हवाले, आई एम इन लव, इस वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती है सपनों के रंगीन आसमान में, जैसे कि कल तक वह जानती तक नहीं थी। और एक शख्स के मिलते ही नए सपनों के परवाने चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुष की ख्वाहिशें नए सिरे से ज़िंदगी में फ़लसफ़ा तय करने लगती हैं। पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती हैं जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। मेरी ज़िंदगी विकास से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, पीके भरता हुआ इश्क, गीली रेत पर निशान छोड़ते हुए कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा भी था जो कि मुझे हलवे के बीच में किरकर का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा तले ही मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी, पर मैं तोला पर मैं बादशाह। विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत ही प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे, पर किससे कहती और क्या कहती। 10 दिन गोवा के बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैले स्वभाव वाला मनबूझी इंसान था। उसके लिए वही सही जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना या फिर मानना तो उसे गवारा ही नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार में विकास की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूंगी। बस मैं फिर इसी प्रयास में उलझती ही चली गई। मेरे समझाना विकास को हमेशा उपदेश लगता और वह झल्ला कर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता था। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफ़ी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को ज्यों ही चंद्रमा आलोकित करता, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी ज़िंदगी में। कॉफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल के बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अब सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों ही बनी रही। हर बात पर चीज़ में मीन मेट निकालना, चिल्लाना और अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती, पर विकास की जिंदगी में कोई भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं। कभी कभी मेरे मन करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? ये ऐसा प्रश्न था उसके जीवन जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ मेरा मन डोले में आने वाले सिर पर अर्थी पर ही वापस जाती है। इसके आगे कुछ और सोच ही नहीं पाता है। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते चले गए। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर का होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई, फिर चाहे वे शब्द के तीर हो या फिर कुछ बोलने की इवेंट से मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद अब भी सूनी रही। विकास को एक और बहाना मिल गया था कि मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए एक जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बन गई थी। कॉफ़ी ख़त्म करते ही टहलते हुए याद आया वह दिन जब नीरू मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन सुबह आँख खुली तो लगा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर माजरा समझ में नहीं आया, तो फिर नीचे चली गई। पुलिस से भी थी,
पता चला कि किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी को छोड़कर भाग गया। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वह उन सब अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती तो फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अज्ञान भीति की कहानी कह रहा था। लोगों के कयासत जारी थी, और कोई माता पिता के भूलने की बात कहता तो कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाह के अन्य किस्से सुना रहा था तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को भी बच्ची की परवाह थी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास ही की पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्कुट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा स्नेह पाकर चुप हो गई, और फिर मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्यवाही समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैंने जैसे ही बच्ची को उन्हें सौंपने लगी तो वह फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते हैं, क्या मैं इसे अपने पास में रख सकती हूँ? पुलिस वालों की तो जैसे बला टली। क्यों नहीं, आप इसके माँ बाप नहीं मिल जाएंगे जब तक आप इसे ले जाइए। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस अपनी राह पकड़ी, और मैं अपनी बच्ची के सर पर हाथ फिराते हुए उससे बात करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विकास दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। विकास, मैं बच्ची अपने माता पिता से बिछुड़ गई है और बुरी तरीके से रो रही थी, तो मैंने किसी तरह तुक निगलते हुए मैंने कहा। विकास पाँव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या? तीर तो तरकश से निकल तो चुका ही है। विकास का तो पता नहीं क्या सलूक करती, पर पुलिस इस मासूम के साथ, इसीलिए इसे अपने साथ में ले आए। क्यों? ठीक ही किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखते पत्ते की भांति कांप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया है। न जात का पता, न धर्म का पता नहीं किसका पाप है। बस लेकर आइयो अपनी गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था। मैं पूछने तक जहमत नहीं उठाई तुमने कि बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। बनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला, तो विकास रोज मुझसे लड़ता और लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता। ये फिर अनाथालय में छोड़ के आने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रख दिया। मेरी चुप्पी उसके गुस्से के ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विकास से पूछा, विकास, क्यों ना हम इसी बच्चे को गोद ले लें? प्लीज़ विकास, मना मत करना। बिफर गया। विकास ने मेरी बात सुनकर जाने कितनी जली कटी बातें सुना दी। उसने मुझे और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो कामिनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज़ नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप का लोथड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ विकास चला गया। भीतर तक काम गई थी मैं। अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था, तो दूसरी ओर फूल सी मासूम सी बच्ची, जो अब मुझे और मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत ही उलझन भरे हुए वे 3 दिन मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना तो नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था, मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भाववेश मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूँ डूबती हुई नैया इस पतवार को? क्या पति नामक जीवन का इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में उसके बिना क्या जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए अपनी ममता का गला घोट दूँ? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी हुई नारी की पत्ती से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सेले पति की गालियाँ खाने से अच्छा ममता के समुंदर के गोते लगाना नहीं है? ये प्रश्न लगातार मेरे आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते हुए 2 दिन बीत गए। अजय
अजनबी मासूम सी बच्ची अपने पति के विकास में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विकास के लूटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं ना तो इसे न पुलिस के हवाले करूंगी और ना ही इसे अनाथालय में भेजूंगी। पत्नी बनकर तो बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा है। और दृढ़ निश्चय कर मुझे जोश में भर दिया और मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी कि जब तक कि कोई स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से मुझे काम चलाना होगा। विकास नाम है, विकास नाम का। मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। विकास, मैं जा रही हूँ, पत्नी बनकर जी ली। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई खास ज़रूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी ज़रूरत है। तुम इससे अपना तो नहीं सकती और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसीलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कामिनी। इसके पश्चात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के उस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी ही मेरी विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह केवल अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी तब की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ में स्कूल जाते। ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने जितनी आमदनी हो जाती थी। नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वह काफ़ी तेज थी, टेबल टेनिस खेलने में तो उसका कोई जवाब नहीं। राज्य स्तर पर कई पुरस्कार उसे मिले। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप, नातिन, स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि एक माँ के रूप में, नानी के रूप में मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। हे भगवान से तेरा शुक्रिया गुजार है। तूने मेरी गोद में ममता भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियाँ नीरू का नंबर डायल करने लगी। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है। जहाँ पत्नी को प्यार नहीं मिलता, सिर्फ समझौता करने पड़ते हैं। वहाँ रिश्ता तो होता है लेकिन सिर्फ निभाया जाता है। वहाँ उसे रिश्ते को कभी भी दिल से नहीं निभा पाए, क्योंकि प्यार तो प्यार दोनों तरफ से होता है। उसको उससे प्यार नहीं मिलता तो वह एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाती है। तो उसे कुछ भी, कितना भी कहो, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए, बाकी सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आप उसे शादी करके लाए हैं, वह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें और पत्नी को भी सम्मान और बराबर का अधिकार दें। तभी बहुत और हर रिश्ते खुद ही और मजबूत हो पाएंगे और हमेशा दूसरों का ध्यान रख पाएंगे, सम्मान पाएंगे।